नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शक्ति और आप देख रहे हैं डिफेंस शक्ति चैनल। दोस्तों, इंडिया और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, वो भी 2020 की, तो चीन का रक्षा बजट सन 2020 में $179 था, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल $70 ही था। इसके अलावा चीन के पास भारत से अधिक बड़ी सेना भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारत की सेना को पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। आइए इस लेख में भारत और चीन के बीच डिफेंस ताकत की तुलना करते हैं। भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती है। डोकलाम विवाद के बाद इन देशों के संबंध और भी ज़्यादा कड़वे हो गए हैं। भारत सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है। चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से पछाड़ दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? अब बात करते हैं थल सेना की। इतना तो आप जानते ही हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही ज़रूरी है। हम जानते हैं कि चीन की सेना मौका पड़ने पर कुंग फू का इस्तेमाल आसानी से कर सकती है और बिना बंदूक के लड़ सकती है और किसी भी वस्तु को अपना हथियार की तरह प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप, बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं, और तो और वे मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक माने जाते हैं। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो इसकी मुख्य ताकत उसकी चीनी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरी ओर अब ये बात किसी और से छिपी नहीं है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो, हिंदुस्तानी सैनिक हो, तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन ही होगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत के सैनिक इतने क्रूर हैं और इतने अधिक हथियार हमारे पास हैं कि वे कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं। लेकिन फिर भी भारत से जीतना चीन के लिए आसान नहीं होगा। जानते हैं क्यों? सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना में युद्धपोत 1 हैं, विमानवाहक युद्धपोत 18 हैं, लड़ाकू युद्धपोत 15 हैं, विध्वंसक युद्धपोत 10 हैं, छोटे जंगी जहाज 20 हैं, पनडुब्बियां 14 हैं, गश्ती युद्धपोत 135 हैं, समुद्री बेड़े 295 हैं। अब बात करते हैं हमारे सम्राट INS विक्रमादित्य युद्धपोत की। INS विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियत विमानवाहक एडमिरल गार्स्कोव का नया नाम है। इस विमानवाहक पोत को सन 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों तथा ऊंचाई लगभग 22 मंजिला इमारत के बराबर है। इस पर कामो 31, कामो 28 हेलीकॉप्टर, MiG-29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव, चेतक हेलीकॉप्टर सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं भटक सकेंगे। विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है और ये 32 नॉटिकल मतलब 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। अब बात करते हैं INS चक्र 2। INS चक्र 2 भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। भारत ने इसे रूस से 10 साल की लीज पर लिया है और इसे 4 अप्रैल 2012 को विशाखापत्तनम में भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल ये पनडुब्बी परमाणु अटैक करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी है। ये पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकती है। ये पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। ये 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। समुद्र में इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन की नौसेना की ताकत। चीन की नौसेना के पास 1 युद्धपोत है, उसके पास विमानवाहक युद्धपोत 48 हैं, लड़ाकू युद्धपोत 51 है, विध्वंसक युद्धपोत डिस्ट्रॉयर 35 है, छोटे जंगी जहाज 35 हैं, पनडुब्बियां 68 है, पेट्रोलिंग क्राफ्ट 220 है और समुद्री बेड़े 714 हैं। भारत के सामने अब क्या क्या चुनौतियां आ सकती है? चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी,
ये पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज ज़्यादा होगा क्योंकि वे हमसे ज़्यादा ऊंचे स्थानों पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना के साथ कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तान, कश्मीर से फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हैं और ये भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ देंगे। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वे पूरे हिमालय के क्षेत्र में उसे लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपें, बंदूकें और खाने पीने का सामान पूरी मात्रा में है? ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह तैयार कर रखा है। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा भी खोल सकता है। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते रहते हैं। हाल ही में लातेहार में हुए नक्सली हमले में पाक निर्मित हथियार मिले थे, जिससे नक्सलियों को पाकिस्तान की मदद की पुष्टि होती है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात करें तो फिलहाल हमें चीन पर भी बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत ही बेहतर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है उनमें से आधे 9 सालों में रिटायर हो जाएंगे। इस समय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है, जबकि जरूरत 45 स्क्वाड्रन की है। संसद की स्थायी समितियों की हालिया रिपोर्ट पर विश्वास करें तो इस वक्त भारतीय वायुसेना की सही ताकत 25 स्क्वाड्रन तक ही सीमित रह गई है। इन 25 स्क्वाड्रन में से 14 के पास MiG-27 और MiG-21 लड़ाकू विमान हैं। ये विमान 2015 से 2024 तक के बीच रिटायर होंगे। चिंता की बात यह है कि 2024 तक भारतीय वायुसेना की ताकत ओनली फॉर 11 स्क्वाड्रन तक ही सिमट कर रह जाएगी। अब बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना चीन से बेहतर क्यों है। भारतीय वायुसेना में मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुकोई 30 जैसे लड़ाकू विमान भी हैं जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा जब भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट विमान भी आ गया है जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा ही बदल देगा। भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टरों से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया कराए जा सकते हैं। भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्द ही पहुंचा सकेगी। ये हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। यही वजह है कि ये बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी जबरदस्त मिसाइल भी है। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं और अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता लगा भी लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के यदि कुछ मोर्चों पर चीन का पलड़ा भारी है तो कुछ मोर्चों पर भारत का है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि दोनों देश पूरे विश्व के 2 चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर आपसी मुद्दों को बंदूक की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।